क्या है वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसको समझते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी वायर के टर्मिनल को बैटरी से जोड़ देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं इनके टर्मिनल्स पर, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। अब करंट फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि इसमें चार्ज फ्लो होने लगता है, और जब चार्ज फ्लो होने लगता है तो आप इस चीज को समझें कि चार्ज फ्लो होते समय मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, इन पॉजिटिव आयंस से बार बार क्या करते हैं, टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, या यूं कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, या अपनी एनर्जी को पॉजिटिव किसको दे देते हैं, आयंस को दे देते हैं। अब इस तरीके से हुआ क्या चीज, वो अपनी ऊर्जा खो दिए, ठीक है, और फिर हुआ क्या, उनकी स्पीड घट गई, क्योंकि इनको एनर्जी ही मिली थी किससे, बैटरी से, क्या करने के लिए, चलने के लिए। तो दिक्कत ये हो गई, अपनी एनर्जी को लॉस कर दिए। तो हुआ क्या, अगर आप चाहते हैं कि सर्किट में परमानेंट करंट क्या होता रहे, फ्लो होता रहे, बहता रहे, तो पुनः क्या करेंगे, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से एनर्जी लेंगे, फिर चलेंगे, फिर टकराएंगे, तो फिर से अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, इन्हीं पॉजिटिव आयंस को दे देंगे। बैटरी के द्वारा ली गई ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन बार बार टक्कर के द्वारा धनायनों को दे देता है। जो धनायन हैं वो ऊर्जावान हो जाते हैं और उनकी थर्मल मोशन बढ़ जाता है। जब जिसकी ऊर्जा बढ़ेगी, बार बार उसको एनर्जी दोगे, तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो इधर उधर हिलेगा ही, और जब वो हिलता है तो उसमें गति बढ़ती है, और इस तरीके से तार का टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता कर जाता है। जैसे आप हथौड़े से पीटते हैं किसी चीज को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। देखा क्या गया कि बैटरी से ली गई ऊर्जा अब हमको तार में किसके रूप में प्राप्त हो रही है, ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, और इसी को बोलते हैं बेटा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव है ये विद्युत धारा का, कि विद्युत जो है धीरे धीरे इस प्रकार की क्रिया से किसमें, ऊष्मा में परिवर्तित हो। सर ये घटना क्या हम लोग के लिए लाभकारी है? हाँ, ये घटना कुछ मायनों में लाभकारी है हमारे लिए, कुछ मायनों में नुकसानदेह। जैसे आप प्रेस, आखिर प्रेस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। टोस्टर, जिसमें आप खाने को गर्म करते हैं, टोस्ट को गर्म करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीजें, पानी गर्म करने की जो छड़ होती है, या फिर विद्युत के जो मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, वो एक सोल्डर मशीन लेते हैं जिससे चीजों को पिघलाते हैं, हीटर आपका, तो ये सब इसी तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, मैं गणना करना चाहता हूं, मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं कि भैया कितनी एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ये जो विद्युत धारा है इसके कारण ये जो इन पर टक्कर हुआ, इससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ये कितना है, ये अमाउंट है कितना, ये एनर्जी का ही तो लॉस है, बैटरी की ही तो एनर्जी है जो हीट के रूप में जनरेट हो रही है। तो सर वो अमाउंट कितना है एनर्जी का, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, तार है, और इस पर हमने V वोल्ट अप्लाई किया है, मतलब कि इनके सिरों पर विभवांतर लगाया, जिससे इसमें धारा बह रही है, कितनी, I बह रही है, और ये धारा I t समय के लिए बहती है। तो हम आपसे एक चीज कह रहे हैं कि सर धारा I बहने का मतलब क्या है। सर मैं समझता हूँ आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से Q बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, I इंटू टी कह सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ धारा I बहने का मतलब है सर कि Q चार्ज T टाइमिंग में इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बह रहा है। ठीक है सर, ये बात मेरे समझ में आती है। उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि सर Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क किया गया है, यानी क्या, W अपान Q, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो बेटा इन बिंदुओं के बीच विभवांतर है। यहां से W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अब क्या हुआ सर, एक तरीके से तो यही हमारी एनर्जी है, यही हमारा कार्य है, यही विद्युत ऊर्जा है। अगर हम चाहें तो इसको E लिख सकते हैं। बेशक यदि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने में, Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो क्या है, W है, यही उस चालक की क्या है, वैद्युत ऊर्जा है, और ये ऊर्जा V इंटू क्या होती है, Q होती है। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं सर, यहां से अगर Q बराबर I इंटू टी यहाँ रख दें तो मैं इसी एनर्जी को या वर्क को क्या कह दूंगा, V, और Q बराबर रख दिया I इंटू क्या बेटा, T, तो VIT, एक ये भी फॉर्म हो गया। और ये सारी चीजें किसमें आएंगी, जूल में आएंगी। आप इसको लर्न रखिएगा, प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लीजिए सर, चूंकि मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R है, अगर मैं कह दूं तो ओम के नियमानुसार V बराबर I इंटू R होता है। अगर यहां मैं पुट कर दूं तो E इज इक्वल टू V बराबर क्या रख दिया बेटा, I इंटू R रख दिया, और यहां पर पहले से I इंटू टी है, तो E बराबर या W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू क्या, T।
ठीक है ना। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, आई बराबर वी अपान क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ये भी जूल में ही है, सारी चीज़ें जूल में आएंगी। अब यहाँ पर रख दीजिए ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू आई बराबर वी अपान आर का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं मल्टी आर इंटू टी तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर, बेटा एक आर से एक आर कट जाएगा, आर स्क्वायर होगा इंटू क्या बेटा टी, ये भी हो गया। इस तरीके से ये भी किस में आएगा, जूल में ही आएगा। ये जो वर्क है या फिर ये जो एनर्जी लॉस है ये तार में किसके रूप में दिखती है, हीट के रूप में दिखती है। और हीट का सबसे अच्छा यूनिट क्या है बेटा, कैलोरी है, हीट का सबसे अच्छा यूनिट, ठीक है ना। और आपको सबको ये बात पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। कुछ किताबें इसको अरे सभ्यता के साथ ऐसे भी लिख सकती हैं। तो भैया सबसे अच्छा जो यूनिट है हीट का वो कैलोरी है, और तार में जो ऊर्जा हमको दिखाई देती है वो हीट के फॉर्म में, क्योंकि टक्कर से तार का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप कहें तो मैं 1 जूल इज इक्वल टू क्या कह सकता हूं, 1 अपान इसको नीचे ले आओ 4.2 क्या बेटा कैलोरी। अब यहां देखिए जितने फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं मैं इन सबको कैलोरी में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं इनको कैलोरी में कन्वर्ट करूंगा, इस वाले को, ठीक है ना। तब यही वर्क जो है, जो ऊर्जा बैटरी से लेकर चले थे वही ऊर्जा टकरा करके किसको प्रोवाइड कर दिए, धनायन को दे दिए, पॉजिटिव आयन को, उन्हीं से तो टकराए थे इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या चीज, तो वही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। हम आपको 2-4 घंटे आप मारे आपका गाल गर्म हो जाता है फट से, मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी आपके गाल में थर्मल एनर्जी के रूप में, हीट के रूप में उत्पन्न हो गई, ठीक है। डब्ल्यू कुछ और नहीं है, एच है, बशर्ते हमको एक काम करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू को, चूंकि ये डब्ल्यू जूल था, ये डब्ल्यू क्या था बेटा, जूल था, और यही जो डब्ल्यू जूल है यही हीट में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जूल है वहां 1/4.2 कैलोरी लिखना पड़ेगा। एच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान 4.2 कैलोरी, H इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान 4.2 क्या बेटा कैलोरी आ गया। अब H इज इक्वल टू, अगर मैं सारे फार्मूलों को ट्रांसफॉर्म करूं तो W इज इक्वल टू V इंटू आई टू टी रखूंगा, ठीक है ना, V इंटू आई इंटू टी अपान 4.2, अब ये कैलोरी हो गया, ठीक है ना। ठीक है, वही तो क्या W का फार्मूला रख दिया। अगर W की वैल्यू रखनी है केवल, फिर देखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी भी ऐसे रख दीजिए कैलोरी। ऐसे एक और हो जाएगा ये वाला भी, V स्क्वायर अपान आर इंटू टी इंटू 4.2, कुल मिलाकर ये है सब कैलोरी में कन्वर्ट हो गया आसानी से, सारे फार्मूले कैलोरी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक पावर, बहुत स्पष्ट सी चीज है, कोई परिपथ है, सर्किट है, ठीक है ना, इसमें ऊर्जा व्यय होने की दर, रेट ऑफ एनर्जी लॉस, प्रति एकांक समयांतराल में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे ही उस परिपथ की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, अगर यूनिट निकाल लें पी का तो वर्क की यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। इसको इतिहासकारों ने वॉट कहा है, ठीक है ना। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि किसी सर्किट में 1 जूल एनर्जी लॉस हो जा रहा है, कितने टाइमिंग में, 1 सेकेंड टाइमिंग में, तो उस सर्किट का जो पावर होगा, जो उस परिपथ की शक्ति होगी वो 1 जूल पर 1 सेकेंड यानी 1 वाट होगी। यानी कि आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अगर किसी सर्किट में, अगर किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में क्या होती है, व्यय होती है, 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, लॉस हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि जो है उस सर्किट की जो पावर होगी वो 1 क्या होगी, वाट होगी, ठीक। कभी कभी हम पावर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करते हैं कि हमको पावर तो चाहिए लेकिन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो अगर आपको पावर इलेक्ट्रिक सर्किट का चाहिए तो आपको वर्क यानी जो आपकी एनर्जी है उसको भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम यूज करें तो W इज इक्वल टू, मैंने पहले ही आपसे कहा था, V इंटू आई इंटू टी, जूल होता ही है अपान फिर से एक बार T क्या, सेकेंड, ठीक है ना। टाइमिंग कैंसिल हो जाएगा, यानी तब आपका पावर आएगा V इंटू आई, और जूल पर सेकंड को आपने ऑलरेडी क्या कह रखा है, वॉट कह रखा है, ठीक है ना। यानी पावर का एक फार्मूला ये भी हो गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का परिचय दें। V फॉर वोल्टेज होता है, वोल्ट, और I फॉर एम्पियर होता है, तो यानी वोल्ट इंटू एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉट हो गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, तभी सवाल में कैलकुलेशन कर पाएंगे। अदर लोग को भी दिखा देते हैं, अदर फार्मूलों को भी दिखा देते हैं। सर वर्क का दूसरा फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपान टी, ठीक
ठीक है ना, जूल पर सेकंड तो होगा ही, ये टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एंड जूल पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। एक और फार्मूला हो गया एंड द वेरी लास्ट फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, फिर क्या चीज़ कहते हैं बेटा, ये देखिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अगर इसको T से भाग करें और जूल ऊपर रहेगा, सेकंड रहेगा नीचे, P इज इक्वल टू टाइमिंग कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट हो जाएगा। जस्ट क्लियर नाउ, ये हो गया बेटा, फार्मूले आ गए आपके पावर के। अब उसके बाद मुझे आपसे कुछ और बातें करनी है, ध्यान दीजिएगा। क्या सर, आपने देखा होगा कभी कभी बल्ब पर ऐसे लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है सर, आप कभी कभी देखे होंगे इस चीज़ को, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें जो पावर होगी, जो एनर्जी लॉस होगी वो 40 वाट होगी। 40 वाट का मतलब 40 जूल लॉस होगा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में लॉस होगा, ठीक है ना। यानी आपको दिया क्या क्या चीज़ था, आपको P दिया था और आपको क्या दिया था, और आपको V दिया था। और अभी अभी मैंने आपसे एक चीज़ कही है कि सर P इज इक्वल टू V इंटू क्या होता है, I होता है। यानी अब आपसे इतना कहूँगा कि जो दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, पावर एंड वोल्टेज, इनसे आप किसी भी सर्किट में करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, एक और फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी वोल्टेज और पावर से आप किसी सर्किट का क्या भी रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे यहाँ से कहूँगा, जरा यहाँ से चलिए, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब यहाँ से अगर आप गौर करें, I इज इक्वल टू P अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब आपसे एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम लोग को जो वोल्टेज मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को पावर हाउस से जो वोल्टेज मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पावर हाउस से जो हम लोग को वोल्टेज मिलता है बेटा, तो आप बताइए क्या वोल्टेज रोज चेंज होता रहता है, कभी 220, कभी 230, कभी 240? ऐसा नहीं है। हम लोग को जो पावर हाउस से वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, चाहे 240, चाहे 220, चाहे 230, जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यानी V की वैल्यू क्या रहेगी, घरों में नियत रहेगी। मैं घरों के लिए बात कर रहा हूं कि घरों में मिलने वाली एनर्जी जो होती है, घरों में जो हम लोग के लाइट सोर्स है, जो वोल्टेज आता है, उसकी वैल्यू हमेशा नियत रहती है, 240, 220, 230 जो भी रहे, लेकिन कांस्टेंट रहती है। अब उसके बाद क्या चीज कहते हैं सर, V तो नियत हो गई, तो आप बताएं कि कौन सा ऐसा चीज होगा, कौन सा ऐसा बल्ब होगा जो अधिक क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, या किसमें अधिक धारा बहेगी, ठीक है ना, घर के कौन से बल्ब में। तो आप देख लीजिए, उस बल्ब में अधिक धारा बहेगी या उस यूनिट में, घर के उस सामान में अधिक करंट फ्लो होगा जिसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि V तो सबके लिए नियत है। तो अगर पावर ज़्यादा है तो उसमें धारा भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर एक चीज़ कहते हैं सर, एक चीज़ ये बता दीजिए कि सर हम कैसे इस चीज़ को जान पाएँ कि किसी का पावर ज़्यादा। सर गौर करो, अगर पावर जानना है, ये देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान क्या बेटा, R। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R। अब आप देख पा रहे हैं V कांस्टेंट है, V क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो सर अगर V कांस्टेंट है, चूंकि घर में आने वाला वोल्टेज नियत है, तो सर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, R है। इसको अच्छे से समझ जाएगा, जिनका R कम होगा उनका P क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए सर ये भी बात समझ में आ गया कि पावर उसका ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है सर। रेजिस्टेंस कम होगा यानी इसका मतलब जो तार के वायर हैं, आपको पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या, ए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ए ज़्यादा होगा। ए ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ए ज़्यादा होने का मतलब क्या, तार की मोटाई ज़्यादा होगी। आप देखेंगे घरों में जितना ज़्यादा पावर का बल्ब लगता है, उसका तंतु फिलामेंट जो होता है उतना ही मोटा होता है, ठीक है। हमने 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट के 3 बल्ब ले लिए और तीनों को मैंने अगर पैरेलल में ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब तीनों को पैरेलल में ऐड कर दिया। अब ये बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा तेज कौन क्या होगा, जलेगा, कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा इनमें से। भैया बहुत सीधी सी बात है कि सर ग्लो वही ज्यादा करेगा जिसमें अधिक एनर्जी लॉस हो। इन तीनों में से जिसमें सबसे अधिक हीट जनरेट होगा, यानी जिसका क्या ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है सर हम कैसे जाने कि इसका पावर ज्यादा होगा। बिल्कुल, P के 3 फार्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान क्या बेटा, R। जब तुम पैरेलल में ऐड करोगे तीनों को, जब तुम तीनों को पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या तुमको करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगा, किसमें ज़्यादा किसमें कम किसमें क्या, करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यानी ये वाला फार्मूला हमारा किसी योग्य नहीं है।
लेकिन मैं ये जानता हूं सर वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में सब में, और वोल्टेज अगर सेम होगा V सब में सेम होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि V कांस्टेंट हो गया तीनों के लिए, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या I, यानी जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा होगा, यानी जिसमें पावर ज्यादा होगा उसमें हीट अधिक लॉस हो रहा है, ठीक है ना, वो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो वो ग्लो भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। यानी कि हम समझ गए सर जिसका पावर ज्यादा है वही अधिक ग्लो करेगा, यानी 100 वाट वाला 200 वाट वाला अधिक ग्लो करेगा। लेकिन ये देखो P ये तो सबके लिए सेम है, वोल्टेज सबके लिए सेम है, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या R, यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसी की क्षमता ज्यादा होगी, उसी का पावर ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, और वही सबसे अधिक ग्लो करेगा। सबसे कम प्रतिरोध वाला यानी 200 वाट वाले का प्रतिरोध सबसे क्या होगा, कम होगा। तीनों बल्बों को सीरीज में ऐड कर दें, 50 वाट 100 वाट 200 वाट, तो पक्की बात है सब में करंट सेम हो जाएगा। और अगर सब में करंट सेम हो गया तो सर मैंने ये देखा कि P इज इक्वल टू V इंटू क्या I, ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं P को कैसे, जब वोल्टेज नियत ही नहीं है तो P का कोई फैसला I से नहीं हो सकता, ठीक है। जब सबके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा वही फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान क्या बेटा R, एक ये है, और एक फार्मूला बचा P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू क्या बेटा R। अब मेरे समझ में एक बात आ रही है, क्या चीज, कि सर I सब में सेम है, I सब में सेम है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या R, ठीक है ना। अब इतना मुझे समझ में आ गया कि सर उसी में ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें हीट अधिक क्रिएट होगा, और जिसमें अधिक हीट क्रिएट होगा वही ज्यादा तेज ग्लो करेगा। अब एक बात समझ में आई सर कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और लेकिन बात ये भी है सर I चूंकि सेम हो चुका है तो जिसका R ज्यादा होगा वही अधिक ऊष्मा उत्पादित करेगा, चूंकि P का मतलब H/T होता है, और ये डिपेंड कर रहा है किस पर बेटा, R पर डिपेंड कर रहा है। चूंकि I तो कॉमन हो गया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो अधिक हीट उत्पन्न करेगा, और रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका पावर क्या होगा, कम होगा। भाई पावर को मेजर करने के लिए वाट बहुत छोटा यूनिट है, तो हम लोग व्यापारिक कार्यों में, बड़े कार्यों में कभी कभी किलो वाट का यूज कर लेते हैं। किलो वाट का मतलब 10⁻³ वाट, या मेगा वाट का यूज कर लेते हैं 10⁻6 वाट। और एक और बहुत अच्छा यूनिट है उसको हॉर्स पावर बोलते हैं, हिंदी में उसको अश्व सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती है 746 वाट। मगर कोई आपसे बोले कि 1 हॉर्स पावर बराबर है तो 746 वाट, ठीक है ना। एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं मैं, क्या सर, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है एक निश्चित ताप पर, यानी अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो P बराबर तो आपको ये पता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू क्या है T, और पता है आपको P इज इक्वल टू मतलब वही H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान क्या बेटा R इंटू क्या T, ठीक है ना। तो फिर क्या कहते हैं, एक निश्चित रेजिस्टेंस के लिए R को नियत कर दिया हमने, ठीक है ना, निश्चित रेजिस्टेंस क्योंकि ताप नियत है, तो फिर आप देख पा रहे हैं कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या I स्क्वायर, ऊष्मा उत्पादन की जो दर होगी वो धारा के वर्ग के अनुपाती होगी, या फिर ऊष्मा उत्पादन की जो दर होगी वो वोल्टेज के वर्ग के अनुपाती होगी। ये दोनों नियम जूल के ऊष्मा उत्पादन के नियम कहे जाते हैं। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ये वहीं लगते हैं जहां ओम का नियम लगता है। क्यों? क्योंकि ओम का नियम भी निश्चित ताप पर निश्चित प्रतिरोध को बताता है, और यहां पर भी ये बात निश्चित ताप पर निश्चित प्रतिरोध के लिए कही गई है। अब देखते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स क्या चीज है सर। असल में घरों में जब हम बिजली जलाते हैं या किसी व्यापार में या उद्योग में, तो जब उस बिजली का मूल्य हमसे सरकार लेती है किस आधार पर लेती है, ये यहां पर आपको पढ़ना है। आप सेब खरीदते हैं तो किस आधार पर मूल्य अदा करते हैं, 1 किलो सेब 100 रुपए का, ये जो किलो है ये मात्रक है सेब का। ऐसे ही बिजली के बिल का मात्रक क्या है, जिसके आधार पर आप मूल्य पेड करें, वही मात्रक है बेटा किलो वाट घंटा, या इसी को यूनिट कहते हैं। आमतौर पर आप घर में सुनते होंगे कितने यूनिट जलाए, वही यूनिट है किलोवाट आवर्स, या इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में BTU भी कहते हैं।
सर ये तो मुझे पता है कि 1 किलो इतना होता है और मुझे इसका इतना मूल्य चुकाना है, मुझे पता है 1 किलो में इतना सेब आएगा। सर मुझे ये नहीं पता है 1 किलोवाट घंटा कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है जिसको मैंने लॉस कर दिया, 1 यूनिट कितनी एनर्जी है जिसको मैंने लॉस कर दिया। यही तो पढ़ना है। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट या 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कितना होता है। तो भैया 1 किलो का मतलब 10 की घात 3 होता है। वाट का मतलब जूल पर क्या होता है, सेकंड होता है। आर्स का मतलब 3600 क्या होता है, सेकंड होता है। अगर इसको स्पष्ट किया जाए तो 3.6, 3 अंक इधर 3, ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट या 1 BTU कितना होता है, देख लिया आपने, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। यानी अगर आप इतनी एनर्जी लॉस करते हैं तो इसका मतलब आपने 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट, 1 BTU एनर्जी को लॉस कर दिया। ठीक है सर, मैं इस बात को समझ गया। जरा इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से देखते हैं। सर हम सबको पता है कि पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू क्या, टाइम। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी परिपथ की शक्ति, किसी सर्किट का पावर 1 किलोवाट हो, ठीक है ना, और उस सर्किट को 1 घंटे तक उपयोग किया जाए तो उस परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होगी वो वास्तव में 1 किलोवाट क्या होगी, आवर्स ही होगी। ठीक है ना। यानी क्या कहते हैं, और इसी 1 किलोवाट आवर्स को 1 यूनिट भी कहते हैं। यानी 1 यूनिट अथवा 1 किलोवाट आवर्स ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो। ठीक है, समझ गए सर। लेकिन सर बिजली के मूल्य का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यह बात मेरे समझ में नहीं आई। वो भी समझिए कि बिजली के मूल्य का कैलकुलेशन आखिर में करते कैसे हैं। मान लीजिए कोई परिपथ है, सर्किट है, उसमें V वोल्ट लगा करके I एम्पियर का करंट T टाइमिंग तक क्या करें, फ्लो करें। ठीक है, तो मैं आपसे चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं पावर कैसे निकालेंगे उसका। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइमिंग, यही तो होता है, या ऊर्जा बटे समय, यही होता है ना, यही होता है। ई कार्य ऊर्जा है अपॉन टी, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब अगर आप समझदार हैं तो जब V वोल्ट पर I एम्पियर फ्लो हो रहा है तो पावर V इंटू क्या होगा, I होगा, मल्टी टी होगा। अब आपसे एक चीज कहें सर, अगर मान लीजिए मैंने V वोल्ट लगाया हो और उसमें I एम्पियर फ्लो हो रहा हो और ये काम मैंने T आवर्स तक किए, इतने समय तक, T घंटे तक, एनर्जी सर V इंटू I, वोल्ट इंटू एम्पियर, मल्टी टी आवर्स। मैं आपसे एक प्रश्न यहीं पर और करूंगा सर, V इंटू आई, ये वोल्ट इंटू एम्पियर को वाट बोलते हैं, इंटू टी आवर्स। एक चीज और यहीं से देखिए, V इंटू आई, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो वाट किलो वाट बन जाएगा, या वाट को ही 1000 से डिवाइड कर दो, लो वही कर दो। वाट को ही अगर, इसी वाट को अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो पट से किलो वाट बन जाएगा, और यहाँ टी आवर्स है। यहाँ से E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपान 1000 किलो वाट आवर्स। आप नहीं कहेंगे V आई टी अपान 1000 किलो वाट आवर्स को यूनिट। अब आपको फार्मूला अप्लाई करते एक ही काम करना है, आपके घर में कितना वोल्टेज है लिख देना, आपके घर में कितना करंट आता है लिख देना, कितने टाइम तक आपके घर में क्या हुआ है, बिजली चली है, वो फिल कर देना। मात्रक तो हमने पहले ही रख दिया था, क्या, वोल्ट, एम्पियर, आवर्स, यूनिट तो मैंने पहले रख दिए थे। और यहां से जो भी आंसर आएगा 1000 से डिवाइड कर देना, हम कहेंगे उतने यूनिट बिजली क्या हुई है, जली है। और सरकार 1 यूनिट का दाम फिक्स कर देती है।
अगर तुमने इसी फार्मूले पे रखने के बाद 100 आया तो मतलब 100 यूनिट जलाए, 6 रुपया पर जो है यूनिट प्राइस है गवर्नमेंट का, तो 600 रुपया तुमको देना पड़ेगा। ठीक।